एड शीरन का गाना जब मैं लिख रहा था तब भी मुझे नहीं मालूम था कि ये गाना सफायर जो है किसके लिए बन रहा है। बलका उठावते हनेरे घट दे उंगला छिपा के तू धनक फेर दी कि वे रब ने दो नैना उत्ते नीलम जड़े चम 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 के सितारे वर्गी। अब मैं देखता हूँ कि अगर नैनीताल में युगमंच नाम का थिएटर नहीं होता तो शायद मुझे आज तक भी थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं होता। घूमिए गऊ जग सारा घूमिए गऊ दुनी सपन मक आज तले पहाड़ का उनी। 2017-18 तक तो सिर्फ गिटार प्ले करता था सिंगर्स के पीछे। मुंबई में जाकर के मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो जो सिंगर्स होते थे वो बोलते थे कि यार तुम गाते भी हो क्या, क्योंकि मैं उनको अपने ढंग से गवाता था। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। रीजनल लेवल पे म्यूजिक एकदम रिवाइव भी हो रहा है, उठ भी रहा है, एक्सेप्ट भी हो रहा है। ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से छोटे छोटे गाँव में भी जो लोग गाने बना रहे हैं और वो ग्लोबल जा रहे हैं। गुलाबी शरारा लंदन में भी सुन रहे हैं, यूएस में भी सुन रहे हैं, उसका मिलियंस में व्यूज हैं। आपका हुनर और आपका जो कोर क्राफ्ट है उसको मांझते रहो और आप जो आपका सर्वश्रेष्ठ पीक है वहाँ आप पहुँच जाओगे। हम जो मुंबई में बोलते हैं ना स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल क्राफ्ट का स्ट्रगल नहीं है। मुंबई में स्ट्रगल है कि लोगों को मिलना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है। क्राफ्ट को दिखाने का अब सिर्फ एक सिनेमा इकलौता मीडियम नहीं है, तरीके बदल गए हैं, ऑडियंस बड़ी हो चुकी है। टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास अगर कोई टैलेंट है आप उससे पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। Over Radio presents Dehraduniya Youth Fest Season 2, co-presented by Dreamers, powered by UTDB, associate partners MDDA and Biofresh, leisure partner Granny's 10, education partner Dole Foundation and Sajag India, Super 300, foundation partner Neeraj Pant Foundation. शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्योंकि बीच में हमारे दाजू बैठे हुए हैं, तो ये जो देहरादूनिया यूथ फेस्ट हमारा सेकेंड एडिशन है, क्या कहना चाहेंगे उस पोटेंशियल के बारे में कि आज आप छोटे शहरों से भी अपने टैलेंट के बल पे देश और दुनिया तक, देहरादूनिया तक पहुंच सकते हैं, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे अभी जब पता चला तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और ऐसे छोटे शहरों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि ऐसी शुरुआत या ऐसी ट्रेनिंग या ऐसे मेंटोर लोगों को मिलें कि हम भी बड़े सपने देख सकें। जैसे अब मैं देखता हूँ कि अगर नैनीताल में युगमंच नाम का थिएटर नहीं होता तो शायद मुझे आज तक भी थिएटर के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये जो इनिशिएटिव हैं, जो आप यहाँ बच्चे आए हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि ये क्या जादू हो जाएगा बाद में, वो ये बच्चे खुद अभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। जब ये मुड़ के देखेंगे तब इनको रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, एक ट्रेनिंग की थी या एक वर्कशॉप की थी या किसी एक ऐसे आदमी से मिले थे जिसने ज़िंदगी बदल दी। तो आई थिंक ये ऐसे इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए आप लोगों को और पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। थैंक यू। तो जादू की बात हुई तो जूनो, तुम्हें भी कभी लगता है कि जोधपुर के धोरों से निकल के, हाँ, क्योंकि मेरी पहली नौकरी थी तो मैं कई बार कहता था यार ये इकलौता शहर है जहाँ रात को 9 बजे भी ना धूल उड़ते हुए आती है, मतलब आप महसूस कर सकते हो उसको। तो जोधपुर से और ये बॉम्बे ड्रीम जिस तरह से हुआ है और इन बच्चों को देखते हुए इस एनर्जी के लिए क्या बोलोगे? सबसे पहले तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, बहुत ओवरवेलमिंग था, बहुत ही फील गुड था कि इतना अच्छा वेलकम, उसके लिए काव्य को थैंक यू। और वो तो मेरी जर्नी जानता भी है, तो काफ़ी बारीकी से और बहुत सारी चीज़ें उसने ऐड करी जो मुझे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यार ऑफ कोर्स, मतलब टैलेंट है कहाँ छोटे शहरों में, कहानियाँ हैं कहाँ छोटे शहरों में, गीत है कहाँ, है ना। तो ये बड़े शहरों में तो उसका प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन कहानियाँ जो हैं वो हमारे ही शहरों से निकलती है। हम ही जीते हैं, हम ही उस रूटेड थिंग्स को कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं जगहों से निकल के आती है। तो सब मामला सारा हमारे पास है, हमें बस थोड़ा क्राफ्ट और थोड़ी सी दुनियादारी सीखनी है, उसको प्रेजेंट करना सीखना है और बस कहानी बन जाती है। जोधपुर से चलते चलते अपना जो आपका कोर हुनर है उस पर यकीन रखो, माध्यम बनते जाएंगे। कभी सोशल मीडिया होगा, कभी कोई मंच होगा,
कभी कोई और मंच बदल लेंगे, लेकिन आपका हुनर और आपका जो कोर क्राफ्ट है उसको मांझते रहो और आप जो आपका सर्वश्रेष्ठ पीक है वहाँ आप पहुँच जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। वरुण, आपके पास आऊं, इन बच्चों को देख के कभी ऐसा लगता है कि 8-10 साल पहले की तो बात थी, हम भी कभी उस तरफ होते थे और सोचते थे कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए? सर 8-10 साल पहले भी नहीं, मुझे लगता है शायद 4 साल पहले भी ऐसा ही लगता था। और हम दोनों ही इनफैक्ट एक बार एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो आज अभी मैं यही सोच रहा था कि यार कैसे बैठे हुए थे और अभी हम इधर बोलने का मौका मिला है, तो उसके लिए मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। पर हाँ, सही है बात ये कि जो आप सोचते नहीं हो और अगर आप अपनी क्राफ्ट के ऊपर इतना काम करते रहते हो और एक आपको बिलीव अगर होता है अपने ऊपर, तो शायद चीज़ें आपको सही जगह पर प्लेस करती हैं। वक्त ज़रूर लग सकता है। और जहाँ तक बात है छोटे शहर की, ये तो जैसे अभी सर ने इतनी अच्छी चीज़ें बोल दी हैं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं कैसे बोलूँ। पर ये बिल्कुल सही बात है कि छोटे शहरों में ही है क्राफ्ट और कला। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रगल, हम जो बम्बई में बोलते हैं ना स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल क्राफ्ट का स्ट्रगल नहीं है। वो सब कुछ हम लेके आते हैं अपने छोटे शहरों से, वो हम लोगों ने पहले ही जी लिया होता है। मुंबई में स्ट्रगल है कि लोगों को मिलना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है, तो चीज़ें प्लेस कैसे करनी है, तो वो चीज़ है, वो हम वहाँ पे जाके सीखते हैं। पर कला तो मुझे लगता है यहाँ पे सीख ही लेता है इंसान, और छोटे शहरों में ही है और वहीं से सब कुछ होना भी है। आपके पास आऊं दाजू वापस से। इस बीच हमने फिल्म्स में तो आपको देखा ही, उसके बाद जैसे टीवीएफ का जिक्र हुआ, ओटीटी ने एक बहुत गेम चेंज कर दी है। गुल्लक के अंदर अभी आपकी परफॉर्मेंस थी एंड तमाम सारे इस तरह के, एंड क्राफ्ट को दिखाने का अब सिर्फ एक सिनेमा इकलौता मीडियम नहीं है। हम जब और करो थिएटर की बात करते हैं, हम स्टैंड अप के शोज, आज स्टैंड अप आर्टिस्ट किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार से बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, जो अपनी पोएट्री के ज़रिए, हंसाने के ज़रिए, आप जिस तरह से पैरोडी, उसमें ह्यूमर है, स्पूफ हैं, उस तरह से तरीके बदल गए हैं, ऑडियंस बड़ी हो चुकी है, एक्सपोजर बढ़ चुका है। इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया टाइम है। अगर आपके पास टैलेंट है और आपको लगता है कि मैं ये दुनिया के सामने रख सकता हूँ, तो अब वेन्यूज़ इतने हैं कि उसकी कोई चिंता नहीं है। जब हम बड़े हो रहे थे तो ऐसा बहुत ही कम वेन्यूज़ थे कि थिएटर भी बहुत कम लोग देखते थे। फिर या तो सीरियल्स थे या फिल्में थी, जो कि जहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। बट आज टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास अगर कोई टैलेंट है, कुछ भी है, आप अगर गाना गाते हैं, आप कविता लिखते हैं, आप पेंटिंग बनाते हैं, आप मिमिक्री करते हैं, कुछ भी आप कर, जो भी आपके पास टैलेंट है, अब आपके पास वेन्यू का प्रॉब्लम नहीं है। आप एक वीडियो बनाइए, आपके पास मोबाइल है, आप उससे पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो अब बात उसकी नहीं है। अब बात यह है कि आपको अपने क्राफ्ट पे, कला पे थोड़ा काम करना है और आप दुनिया में पहुंच जाएंगे कहीं भी। तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है कि सपने देखिए और उस सपने को सच करने के लिए आप मेहनत कीजिए। बहुत आसानी से सपना सच हो जाएगा, लेकिन यह है कि काम, मेहनत अपने स्किल पे तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जूनो, तुम्हारी शुरुआत जो हुई थी, एक रेडियो में हमारे बोलते हैं कॉपी राइटर, तो वहाँ से छोटे छोटे एड्स बनाने से लेके, और जूनो के बारे में मैं बोलूँ तो जनरली आप जो रेडियो पे एडवर्टीजमेंट सुनते हैं, क्लाइंट की हमेशा होती है 10 सेकंड में मेरा 18 बार नाम ले लो। हाँ, वो आई थिंक वो बड़ा एक चैलेंज होता है। लेकिन जो इनकी राइटिंग, क्योंकि मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, आई थिंक 2010 जब मेरा पहली बार इनसे बातचीत हुई, और फिर बाद में हमने साथ में भी काम किया 2014 में जयपुर में। जो तुम्हारी राइटिंग का मेरे को लगता था कि हमेशा से वो सोशली कहीं ना कहीं चीज़ों को, एक हेलमेट वाला तुम्हारा बड़ा अच्छा मुझे वो याद आता है, साधन करके तुमने कुछ बनाया था, वो अभी भी मुझे ध्यान है कि कैसे इन्होंने उससे कनेक्ट किया था एंड इस तरह से। क्या तुम्हें वहाँ पे रियलाइज़ हो रहा था कि तुम क्या करने जा रहे हो, या वो बाद में जयपुर के बाद, या वो थोड़ा सा, बिकॉज आमतौर पे मैं देखता हूँ कि जो राजस्थान बेल्ट है और या मध्य प्रदेश और गुजरात का, वो मुंबई के टुवर्ड्स थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, और हम लोग इधर से ज़्यादा दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या तुम समझ पा रहे थे कि तुम किधर जा रहे हो, या वो फिर एक्सीडेंटल हुआ, या क्या था एग्जैक्टली? तो मेरे लिए राइटिंग ही एक्सीडेंटल हुई, क्योंकि मेरा कोई माइंडसेट नहीं था। तो मैंने रेडियो में उतरने के साथ ही अपने आप को रिफ़ाइन करना शुरू किया, और साल दर साल मैं और करीब आता जा रहा था जिस चीज़ को मैं करना चाहता था। जैसे रेडियो को चुनना मेरे लिए बस ऐसा था कि यार चलो एटलीस्ट
इस समंदर में तो आ गए, अब देखते हैं कहाँ जाना है। तो किनारे पे खड़े होकर मैंने कोई प्लानिंग ही नहीं की, मैं सीधा कूदा और तैरते तैरते सारी प्लानिंग चलती रही कि अब किधर मुड़े, किस तरफ जाएं। तो ये वजह थी कि मैं जब ऐड करता था तो मैं जो मोनोलॉग्स होते हैं या कॉन्वर्सेशनल एड्स होते हैं वो चीज़ें भी मैं उनसे भी सीखता था। लेकिन एक दिन अचानक फिर जिंगल जब मैंने पहली बार लिखा तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार छंद से मेरा जुड़ाव ज़्यादा है और धुन में किसी चीज़ को लिखने से मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो उस चीज़ की जो करीबी थी उसने मेरे को जोड़ दिया कि नहीं यार, करना तो यही है। उस समय तक लगता था कि 1 मिनट का ही लिखते रहेंगे, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके एजेंसीज में जिंगल लिखेंगे। लेकिन उसके बाद में जब मैंने 3-4 साल जिंगल किए तो मुझे ये समझ में आया कि यार इसका एक और बड़ा फॉर्मेट है, अब पूरे गाने भी लिखे जा सकते हैं। तो रेडियो में काम करते करते मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि यार जो भी हमारी स्टोरी टेलिंग के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं उनमें से गीतकारी भी एक फॉर्मेट है और इसको और अच्छे तरीके से, बहुत मुकम्मल तरीके से, बहुत अलग स्तर पे ले जाया जा सकता है। तो जैसे जैसे मुझे एक्सेप्टेंस मिलता रहा वैसे वैसे मैं उसको निखार के और आगे से आगे ले जाने की कोशिश करता रहा। पर शुरुआत बहुत अचानक हुई, कोई प्लानिंग नहीं थी और मुझे लगता है कि वो मेरे केस में बेस्ट चीज़ हुई बिकॉज बहुत ही मुझे इंट्यूशन के साथ में अपने आगे करना पड़ा। तो ज़्यादा समय नहीं लिया, सिर्फ मेहनत को चुना और बेटर करते गए। वरुण, आपसे पूछूं, जैसा जिन्होंने बोला अविनाश ने कि मैंने किनारे का नहीं सोचा, सीधे छलांग लगाई और उसी से आप तैरना सीखते हो, आपके साथ क्या हुआ था? सर मेरी तो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी पूरी जर्नी। मतलब मैं 2019 में शिफ्ट हुआ था मुंबई और मैं ये सोच करके शिफ्ट हुआ था क्योंकि मैं अलीगढ़ से हूँ और उस दौरान मैं एक म्यूजिशियन था, मैं गाता नहीं था। बहुत लंबी उम्र तक मैंने शुरुआत गाने से ही की थी, पर एक बहुत लंबे वक्त तक लोगों ने मुझे एज अ सिंगर एक्नॉलेज ही नहीं किया। ना मेरे शहर के लोगों ने किया, ना मेरे साथ के लोगों ने किया। तो हो क्या रहा था कि मुझे सिर्फ गाने के अलावा ऑल टुगेदर मेरे को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था कि इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले होते हैं, टेक्निकल साइड क्या होता है, मतलब कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, वो सब चीज़ें। तो मैं 2017-18 तक तो सिर्फ गिटार प्ले करता था सिंगर्स के पीछे। अच्छा। मैं शादियों में गिटार प्ले करता था, मतलब इनफैक्ट मैं जगरातों में तक गिटार प्ले किया हूँ, सब चीज़ें किया हूँ। हुआ क्या कि एक स्टेगनेंट आ जाता ना लाइफ में, आपको लगता है कि यार आप शायद इससे ज़्यादा कुछ जानते हो, समझते भी हो, भले ही लोग नहीं समझ पा रहे आपको उस दौर में, उस वक्त में। तो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे थे, पर मैं खुद को शायद समझ पा रहा था कि नहीं, तू थोड़ा तो कुछ कर सकता है। और ना पैसे ज़्यादा कमा पा रहे थे, तो ख्याल आया कि एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको विराम चिन्ह देते हैं फिलहाल के लिए और जाते हैं मुंबई, बिना किसी प्लान के। अच्छा। कोई प्लान नहीं, घर पे बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। घर वालों को वही जैसे छोटे शहर वाले कि हाँ चले जाओ, उनको ज़रा भी लग नहीं रहा कि हम चले जाएंगे। तारीख करीब आ गई, जाने की आ गई, तो अब लग रहा घर वालों को तो सीरियस था। तो जाने की बारी आई, मैं चला गया मुंबई। तो मुंबई में जाकर के मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट किया सिंगर्स के लिए, जितने भी इंडियन आइडल के सिंगर्स होते हैं और जो भी मतलब जो भी म्यूज़िक में हैं, तो उन लोगों के लिए मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस किया करता था। तो उस टाइम पे मैं लोगों को गाने भी गवाता था। तो जो सिंगर्स होते थे वो बोलते थे कि यार तुम गाते भी हो क्या, क्योंकि मैं उनको अपने ढंग से गवाता था उन गानों को। तो वो हैरान होते थे। पर उस टाइम तक भी मेरा कुछ गाने का नहीं था कि मैं एज अ सिंगर खुद को आगे लेके आ रहा हूँ। मेरा इंटेंट ही नहीं था, मतलब मेरा ये था कि भले ही ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, म्यूज़िक के करीब रहना है। क्योंकि आपको जब कला से ज़्यादा प्यार होता है ना, तो आपको उसके रिजल्ट से ज़्यादा आपको, मतलब आप उसके मेथड में ज़्यादा आप मुझे लगता है लीन होते हो। तो मेरे को फिर कोविड आ गया, कोविड में छोड़ना पड़ा शहर। जब घर चले गए अलीगढ़, तो फिर कुछ और था नहीं करने के लिए, तो फिर ऐसे ही गाना शुरू कर दिया क्योंकि प्रोडक्शन आता था और घर में बेसिक सेटअप था अपने पास, एक लैपटॉप और माइक। वीडियोस डालना शुरू करे और वो भी बिना किसी इंटेंट के कि मेरे को यूट्यूब पे लोग सुने ये हो, बस मैं गाने डाल रहा हूँ। तो इनिशियल स्टेज के जो मेरे वीडियोस भी यूट्यूब के जो कवर्स हैं वो बहुत इतने रॉ हैं कि मैं घर में कहीं भी बैठ के मतलब वीडियोस बना दिए ऐसा। और लकीली क्या हुआ कि वो कुछ मुंबई में कंपोजर्स तक पहुंच गए वीडियोस और उनको बहुत पसंद आए वो। तो उन्होंने मेरे को मुंबई बुलाया वापस। मैं गया तो फिर मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन का साइड कम हो गया, मैं लोगों के लिए स्क्रैचेस ज़्यादा गाने लगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। जो आप फाइनल गाना सुनते हैं, वो गाना आप तक पहुँचने से पहले 1 साल का पीरियड कम से कम होता है, उसमें वो बहुत सारे सिंगर्स गाते हैं, उसको स्क्रैच बोलते हैं। तो वो मैं स्क्रैच गाता था
और लकीली वो गाने मेरी वॉइस में लॉक हो गए। तो मेरा पहला गाना था एक मूवी से, जिस मूवी का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा अभी, पर उसमें राजकुमार राव और कृति सेनन थे। वेड़ा सजिया नाम था गाने का। वो गाना आया, फिर उसके बाद तेरे वास्ते करके गाना था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, वो गाना रिलीज हुआ। तो फिर इस तरीके से चीज़ें आती गईं और फिर मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। फिर मैं उस प्रोसेस में फिर चल ही रहा है अभी। जब आपने पूछा तेरे वास्ते गाना सुना है क्या, तो यहाँ किसी ने भी नहीं बोला कि सुना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन्होंने सुना है। पर मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो वरुण ने ही गाया है। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर एक शर्त है, अगर आप सब लोग साथ में गाएंगे तो मैं गाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। आपको पता है गोपाल दत्त जी को आपने वैसे तो थिएटर करते हुए, फिल्म्स में और शोज में एक्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन हमारे दाजू गाते भी बड़ा अच्छा है। और जो कोविड का जिक्र हो रहा था, क्योंकि हमारा ओहो रेडियो उसी दौरान 2021 में शुरू हुआ, और क्योंकि कोविड में बड़े सारे लोग जो छोटे शहरों के थे, बड़े शहरों से, जैसे वरुण ने भी बोला, सब अपने घर गांव की तरफ या तो आ रहे थे या उनको वो याद आ रही थी कि यार काश इस वक्त पे हम अपने घर गांव में होते। तो दाजी को भी लगा कि यार काश मैं अभी नैनीताल में होता, झील में थोड़ी कोविड आता। तो आपने एक गाना बनाया कि मैं चाहे देश दुनिया कहीं भी चला गया हूं, लेकिन याद मुझे आज तक अपने पहाड़ों की, घर गांव की आती है। तो जरा उसके बारे में बताते हुए। ओहो, तो जैसा कि बताया काव्या भाई ने कि सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे और सबका ये था कि कहीं बाहर निकलें, कहीं दुनिया देखें, थोड़ा बाहर की हवा में सांस लें। तो उस याद में ऐसे, मेरे को अभी 2 लाइन में आप लोगों को सुना देता हूँ। उसमें एक गाना लिखा था जो कुमाऊनी में है। वो गाना ऐसा था कि घूमिए गऊँ जग सारा, घूमिए गऊँ दुनी, घूमिए गऊँ जग सारा, घूमिए गऊँ दुनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी, सपन मक पहाड़ का उनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त। मैं सुबह सुबह ओहो रेडियो लगा देता हूँ उठते ही, और मैं फिर जो पहाड़ी गाने हैं और काव्य की आवाज़ सुन के ही मेरा दिन शुरू होता है। आपने इनकी ज़बानी जो इनने लिखा है गाना आसमां रूठा, उसके अंदर पंचायत के, सुनना चाहोगे? और वो इतनी कमाल की सिचुएशन पे आता है और बड़ा खूबसूरत है वो। प्लीज हो जाए। आसमां रूठा, एक सितारे को मिलाना आशिया, धूप ने लूटा नन्हे से एक गुलसिता को साथिया, सिसक रही हैं बारिशें और जमी है धूल तेरी शाखों पे, एक ख्वाब है टूटा कहीं तो आंखों में, मैं जोड़ता हूँ कांच बिखरे राहों में, एक ख्वाब है टूटा कहीं तो आंखों में, मैं जोड़ता हूँ कांच बिखरे राहों में। जूनों का जो है एक और पहाड़ कनेक्शन है, जो इसको बाद में पता चला ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इनका जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम रखा गया है लामा। और लामा नाम दाजू पता है क्यों रखा है? वो जब पैदा हुआ वो बेचारे की कई दिन तक आंख ही नहीं खुली, और ये क्योंकि आर्टिस्ट आदमी है तो इसको लगा साक्षात दलाई लामा आ गए, तो उसका नाम इन्होंने लामा रख दिया। तो अभी ये करीब 5-6 महीने पहले हम घर पे थे, एक हफ्ते साथ ही यहाँ, तो ऐसी कुछ बात चल रही, रात को कह रहा भाई तुम्हें पता है मेरे बेटे का नाम क्या है? कह रहा यहाँ पहाड़ में जब ये हमारे घर से देहरादून से यहाँ मसूरी देख रहे थे, कह रहा मैं सोचूं मेरे को पहाड़ को लेके जो ये प्यार उमड़ रहा है ना,
शायद इसीलिए वो बच्चा वैसा पैदा हुआ और हमने उसका नाम लामा रख दिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत ही बहुत हाँ? बढ़िया, खूबसूरत बात है ये। मुझे लामा के पापा कहलाना बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि अविनाश का बेटा या जूनो का बेटा, नहीं, मुझे लामा के पापा कहलाना बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी से उसका नाम से ही उसको ऐसा जाना जा रहा है, वो आगे और अच्छा करे। तो ये मेरे को अच्छा लगा। और ऑफ कोर्स मतलब पता नहीं क्या प्यार है पहाड़ों से, और शायद हम लोग नियति में कई सारे हिंट्स होते हैं। आप रास्ते पे जब आप चलने लगते हो, शायद ये मेरा दोस्त ही इसीलिए बने कि हमारा ये भी लामा से पहले कुछ ये कनेक्शन था। और ऐसे घूम के आना था और पहाड़ का प्यार मुझे उजागर होना था और मुझे बार बार आना था। फिर हम सब इस तरीके से मिले और आप सब लोगों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो शायद सब कुछ ना कुछ जुड़ा था और कुछ तो मेरे भी दिल की धड़कन में हिल की धड़कन है। तो वरुण भाई, अलीगढ़ से मुंबई का सफर और जिस तरह से आपने कहा कि ये जर्नी पिछले 4-5 सालों में बिल्कुल अलग तरह से बन के निकली है, आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब जो ये बॉम्बे ड्रीम्स की हम बात कर रहे हैं, वो बॉम्बे को बॉम्बे हर छोटा शहर वाला जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी की मदद से आज एक टाइम था जब लोग कहते थे कि यार रियलिटी शो में आओगे तभी कुछ गेम बनेगी, बट आज इंटरनेट ने वो कर दिखाया है कि कहीं से कहीं कंटेंट पहुंच रहा है। रीजनल म्यूजिक अपने आप में बड़ी गजब की, हमारे यहाँ का गाना गुलाबी शरारा वहाँ चलता है, महाराष्ट्र का गुलाबी साड़ियाँ ने लाली लाल लाल वो यहाँ चल रहा होता है, पंजाब ऑलरेडी इतना बढ़िया कर रहा है, हरियाणा से वैरन निकल रहा है। तो ये जो रीजनल लेवल पे म्यूजिक एकदम रिवाइव भी हो रहा है, उठ भी रहा है, एक्सेप्ट भी हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हो आप? बेसिकली हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं था म्यूजिक इंडस्ट्री का। म्यूजिक इंडस्ट्री भी एक इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, सब डिवीजन है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी होता है जितना मैंने समझा अभी तक। और जब तक रीजनल म्यूजिक इस तरीके से पूरे पैन इंडिया में नहीं हुआ था एक्सेप्ट, तो उससे पहले लोगों के लिए सिर्फ हिंदी म्यूजिक था एक माध्यम, जो लोग समझते थे कि अगर तरक्की पानी है संगीत में तो फिर हिंदी गानों से ही मिलेगी वो। पर अभी आप देख रहे हैं कि अगर उत्तराखंड का म्यूजिक है, गढ़वाल ही म्यूजिक है, तो वो भी चल रहा है, हरियाणवी म्यूजिक इतना चल रहा है, भोजपुरी इतना चल रहा है। तो हिंदी थोड़ा, मैं बोलूँगा कि हिंदी म्यूजिक थोड़ा सा सीमित हुआ है पहले से भी, बीते 4-5 सालों में जितना मैं समझ पाया हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर शायद थोड़ा सा सीमित हुआ है क्योंकि और लैंग्वेजेस बहुत ऊपर आ गए और लोगों ने, और हिंदी ऑडियंस ने उसको भी बहुत एक्सेप्ट किया। तो ये अच्छी चीज़ है। आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि वो थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले आपको वहीं जाना पड़ता था, वहीं आप मिलोगे लोगों से तो ही आप कुछ कर पाओगे। बट ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से छोटे छोटे गाँव में भी जो लोग गाने बना रहे हैं और वो ग्लोबल जा रहे हैं, नॉट जस्ट इंडिया या मुंबई या हिंदी रीजन में नहीं जा रहे, वो ग्लोबल जा रहे। मतलब जो आप कह रहे थे गुलाबी शरारा, मेरे ख्याल से जो इंडियन डायस्पोरा है वो लंदन में भी सुन रहे हैं, यूएस में भी सुन रहे हैं, उसका मिलियंस में व्यूज़ हैं। और तो ये बड़ी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए जिसके पास भी आपको लगता है कि आपके पास कोई टैलेंट है तो हिचकिचाइए मत, जाइए उसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और देखिए क्या कमाल होता है। म्यूजिक के लेवल पे उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग म्यूजिक रेडियो स्टेशन है, तो तकरीबन साल में 250-300 गाने वो रेडियो लॉन्च करता है और करीब 1000 गाने यहाँ पे हर साल बन रहे हैं। फिल्म्स की बात करें, छोटा स्टेट है, लगभग 10-12 फिल्म्स बनती हैं। लेकिन जो स्टोरीज को हम नेशनल लेवल पे, जैसे कि हमने पंजाब की बहुत सारी स्टोरीज देखी और आज से नहीं, हम वो यश चोपड़ा के ज़माने से देख रहे हैं। गुजरात राजस्थान का जो बेल्ट है उसको बहुत दिखाया गया है, यूपी बिहार झारखंड, उसमें उस तरह की स्टोरीज अनुराग कश्यप ने या बाकी जो भी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। स्टेट की स्टोरीज नेशनल लेवल पे लाने को लेके, बिकॉज आप वो थिएटर को, उस सिनेमा के मीडियम को समझते हैं, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? कहानी चाहे वहाँ के लेजेंड्स की हो या बाकी चीज़ों को लेके हो। जो मुझे लगता है कि उस मामले में अभी भी उत्तराखंड और इधर का जो रीजन है वो थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, मुझे लगता है यहाँ। और आयरनी क्या है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, चाहे मनोहर श्याम जोशी हों या शेखर जोशी हों, मतलब थपलियाल जी हों, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, लेकिन उस तरह से सिनेमा में वो मतलब यहाँ की चीज़ें नहीं आई। जैसे मनोहर श्याम जोशी की
बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कुछ हुआ है, जैसे हम लोग उन्होंने ही लिखा था, और बड़े बड़े उन्होंने उनके उपन्यास जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, बट सिनेमा ने उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है साहित्य को, और जो कि यहाँ की बात कहता है। तो मुझे लगता है अब, क्योंकि सिनेमा जो है वो अब मेकिंग थोड़ा इजी हुआ है, सस्ता हुआ है, आसान हुआ है, और अभी धीरे धीरे और आसान होता जाएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है। तो मुझे लगता है अब जो कहानियाँ हैं, और जिसके पास भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, वो कही जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। मैं खुद कई साल से लगा हुआ हूँ कि ऐसी कोई कहानी की जाए। अब जब मैं करूँगा तो फिर आप लोगों की हेल्प लगेगी, बट मैं हूँ, प्रयासरत तो हूँ मैं बहुत टाइम से। बहुत बढ़ गया। जुनो, तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारी ज़िंदगी में एक माइलस्टोन, हर कोई अपना एक आइडल भी चुनता है, कुछ लक्ष्य भी होते हैं जीवन के, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे आपकी बात और बड़े लेवल पे पहुँच सकती है। लिख तो आप रहे हो। मैं पंकज त्रिपाठी जी, एक दिन किसी ने, पता नहीं कि अतीका अहमद फारूकी ने या किसी ने पूछा कि अचानक से आप बोले, नहीं हम तो सीट थे, पत्थर रखा हुआ था ऊपर, जिस दिन पत्थर हटा हम बाहर निकल गए। तो तुम भी इतने समय से लिख रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में एक सफ़ायर जैसा गाना होना, मैं वो कहानी जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो, क्योंकि वो मेहनत से जुड़ा हुआ है, वो प्रयास से जुड़ा हुआ है कि लगातार आप करते रहिए, एक दिन आएगा तुम्हारे साथ भी सफ़ायर होगा। तो वो कैसे, अरिजीत, एड शीरन, ये सब कैसे, क्या कुछ हुआ, ज़रा बताइए। बम्बई में प्रयास जारी थे और लिख रहे थे, काम चालू था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, गाने बना रहे थे, मैं वरुण बहुत सारा काम कर रहे थे, वेब सीरीज़ के लिए भी चीज़ें चल रही थी। और कहीं ना कहीं हम, ये मतलब वो है, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है, वो जब भर जाएगा तो छलक जाएगा, तो वो छलकेगा, जब उसका समय आएगा तो छलकेगा, तब तक आप धीरे धीरे बूंद बूंद से भरते रहो। तो हम लोग गाने बना रहे थे और कहीं ना कहीं तार जुड़ते रहते हैं। जिनको अरिजीत दा जानते होंगे, उन लोगों ने कहीं बात की होगी मेरे बारे में, या कहीं से उनका एक दूसरा गाना था जो मैंने लिखा था, जो उनके मैनेजर ने मुझे कनेक्ट किया था उनके साथ में, तो शायद उनको उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा मेरा एंगल सोचने का। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा था और उन्होंने मुझे अपने गांव बुलाया था, जियागंज, जहाँ पे वो रहते हैं, और वहाँ उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए गाने एक्सप्लोर करने के लिए मेरे को बुलाया था, कि जो मैं कंपोज करता हूँ, और जो उनकी एक तो बॉलीवुड जर्नी है और एक जो वो इंडिपेंडेंट जर्नी है, जिसके बारे में लगभग लोगों को मालूम है, तो वो अपने खुद के बनाए गानों को लिखवाना चाहते थे। तो वो गाने एक्सप्लोर करते करते उन्होंने मुझे सडनली बोला कि आप ये वाला भी कीजिए। जो 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट वो कर रहे थे, एक तो मार्टिन गैरिक्स के साथ और एक एड शीरन के साथ। तो मैं गया और चौथे 5वें दिन ही उन्होंने मुझे ये दोनों तीनों गानों से करवा दिया था कि आप ये मैं सोच रहा हूँ, ये गाने हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों को करने चाहिए, तो तुम लिखो इसको, ऐसे करके। और ऑनेस्टली बताऊं, तब तक मुझे नहीं पता था कि मार्टिन गैरिक्स कौन है। एड शीरन तो फिर भी पॉपुलर म्यूज़िक करते हैं, मार्टिन गैरिक्स का जो था वो म्यूज़िक, हाँ, तो मैंने वरुण से पूछा था कि यार ये कौन है मार्टिन गैरिक्स। तो ऐसे करके फिर जब एड शीरन का गाना जब मैं लिख रहा था, तब भी मुझे नहीं मालूम था कि ये गाना सफ़ायर जो है ये किसके लिए बन रहा है। ना मैंने पूछा, मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि मेरे को जो दे देते हैं काम मैं चुपचाप कर लेता हूँ, मैं नहीं ज़्यादा उसके पहलू पे गौर करता हूँ कि यार क्या है, कहाँ जा रहा है, कैसे होना है। मैंने लिख के दे दिया। मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ओ ये सफ़ायर गाना है और एड शीरन के नेक्स्ट एल्बम में आने वाला है। तो ऐसे करके तो बड़ा साइलेंटली, मधुरता से, चुपचाप चीज़ें हो गई। तो और वो आया तो फिर मालूम चला उसका मैग्नीट्यूड के वो कितना बड़ा है। उसका पंजाबी वर्जन एक आया था जिसमें थोड़े ज़्यादा थे, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट आपको गा के सुनाता हूँ। साडे दिल ते रंग बरसा, रंग दे साडे दिल दा है पुरजा, मेरी बाहों से लिपट गुल जा, साडी सांहां दी डोर न उलझा, नजराना तेरा होना, तेरा होके मैनू खोना, किनारा तू मैं सफीना, तेनू पाके ही पार लगे महल कोई जगे जेदानी चोनल में तू सजे, पलकां उठावे ते हनेरे घट दे, उंगलां च पाके तू धनक फिर दी, कि वे रब ने दो नैना उत्ते नीलम जड़े, चम 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 के सितारे वर्गी।
तो वरुण, कहते हैं जब हम बचपन में छोटे थे तो हम हमेशा सुनते थे कि संगत का असर होता है। संगत का असर क्रिएटिव फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बार जब आप मुंबई जैसे शहर में जाते हो, इतनी चकाचौंध दिखते हो। मैं 2013 में कानपुर में काम करता था, 10 से 13 तक। मेरा सिलेक्शन हुआ बॉम्बे के एक रेडियो स्टेशन के लिए। मैं एक दिन में भाग के आया, मतलब सिलेक्शन हो गया और मुझे लगा इतनी पब्लिक, मतलब मैं तो घबरा गया बहुत ज्यादा। बॉम्बे में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती है, स्पेशली जब आपको रिजेक्शन मिलता है, आपको लगता है यार ठीक ही तो कर लेता हूँ, क्यों नहीं मौका मिल रहा है, और लोग दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। कोई ड्रग्स की तरफ चला जाता है, कोई परेशान हो जाता है, कोई कुछ कर लेता है, बहुत सारी चीजें। तो उस वक्त पे संगत का असर कि नहीं यार करते हैं ना, देखते हैं ना, होगा ना, कल कभी तो काम बनेगा। तो मेरी संगत जो है वो मेरे साथ बैठी हुई है आज। मेरी संगत यही थे। और मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी लाइफ में मुंबई में जब मैं वापस आया कोविड के बाद, अगर जुनो भाई नहीं होते तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाता और मैं बहुत कुछ जान नहीं पाता जो मैं जान सकता था। तो संगत आपके सामने बैठी हुई है और आपने देखा ही है कि संगत ने क्या कमाल फरमाए हैं बीते सालों में। तो यही संगत है सर, और संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि संगत अगर आपकी सही हो तो वो आपको ज़मीन से अर्श तक पहुंचा सकती है और वो आपको अर्श से फर्श भी पहुंचा सकती है। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक गाना आया था तुमसे किरण धूप की, अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है, फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस, एक नजर बस, एक नजर तक के सही वो भी लगे मुझको, गलत तुझ में अगर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है, तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है, तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। थैंक यू। वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। एंड जूनो इतनी तारीफ करता है आपकी, हम लोग बात कर रहे थे, और वाकई में मैं तो इस तरह पहली दफा सुन रहा हूँ, गाने तो सुने ही थे लेकिन वाकई में एकदम मैं तो आपको मजाक से हटके बताता हूँ, मैं तो पूरक समझता हूँ, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं पूरक ही हूँ इनका। मेरी इनके बिना गाड़ी थोड़ी मुंबई में कम चल पाती है। हाँ। एक एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद आप बच्चों के क्वेश्चन सुनेंगे हमारे तीनों आर्टिस्ट से, हमारे परफॉर्मर्स से। दाजू आपके पास आऊं, इतना लंबा समय से आप लोग काम कर रहे हैं मुंबई के अंदर, आज के समय में जब कहते हैं कि अटेंशन स्पैन जो है बहुत छोटा सा है, मतलब स्वाइप में आदमी इधर से उधर हो जाता है, रेलेवेंट रह पाना हर एक ग्रुप के लिए, हर एक समय में, हर 5 साल बाद, उसको आप कैसे देखते हैं? और स्पेशली मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कि आपको एज एन एक्टर तो हम देख ही रहे थे, लेकिन जब से आपने और करो थिएटर करना शुरू करा, वो एक अलग डायमेंशन आपकी निकल के आई, ह्यूमर के साथ उसको करने की, आपके दोनों साथियों के साथ में रेलेवेंट रहने के ऊपर हर समय। मुझे लगता है कि जो समाज है ना वो कोई स्थिर चीज़ नहीं, वो एक बहती हुई चीज़ है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बच्चे ये गाने सुन रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद गाने बिल्कुल बदल जाए, और आप अगर अपने ही गाने लेके बैठेंगे तो आप इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। वैसा मुझे लगता है हर आर्ट के साथ होता है। तो अगर आप सोसाइटी का जो फ्लो है उसको समझेंगे कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, लोग किस तरह से अब एंटरटेन हो रहे हैं, रादर देन क्रिटिसाइजिंग कि अरे अब तो कोई कुछ देखता नहीं है, रील ही देखते हैं लोग। अभी ये बहुत लोग बोलते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि रील में भी ऐसे लोग हैं जो 30 सेकंड में माइंड ब्लोइंग चीज़ें बना लेते हैं। तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग आपको समझना पड़ेगा, नया जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसके साथ अलाइन रहना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल ये बहुत ज़रूरी है रेलिवेंट रहने के लिए, अदरवाइज़ आपको समाज आपको अलग कर देगा कि अरे इनको कुछ नहीं पता, ये तो इनको पता ही नहीं है नए गाने क्या है या नई बीट क्या है। जैसे जब रैप नया नया आया था तो बहुत सारे जो प्योरिस्ट थे वो कहते थे ये क्या है यार, ये क्या
बट रैप का अपना एक वर्ल्ड है। अब दुनिया में रैप एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है, अलग अलग तरह से लोग और उसमें अच्छे भी और बुरे भी सब तरह के गाने बनते हैं, बट उसका एक ऑडियंस तो है ही। तो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना पड़ेगा। जूनो, तुम्हारे लिए आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आमतौर पे जब आप म्यूजिशियन होते हो, संगीत के क्षेत्र में होते हो, लिख रहे हो, गा रहे हो, तो कई बार ये बोल दिया जाता है कि यार ये तो एंटरटेनर हैं। तो क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित है, या फिर वो रेवोल्यूशन के तौर पे, अपनी बात कहने के तौर पे, लोगों को जोड़ने को लेके, उसमें रोने का भी इमोशन है, उसमें आज भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो लोग चक दे इंडिया लगा देते हैं। आज भी मैं अभी यहाँ नीति वैली में था, बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे, वहाँ सुबह मैराथन हो रही थी, तो वहाँ पे थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, वहाँ चल रहा था। तो क्या वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, या वो समाज का एक ऐसा वो है जो कम शब्दों में बहुत सारे इमोशंस को दिखा पाता है? बहुत सही बात है ये, और ये रिफ्लेक्शन है समाज किस दौर से गुजर रहा है। दिल्ली में जब शायरी हो रही थी तो बड़ी अंदरूनी शायरी थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा टर्मोइल था और बदलाव आ रहे थे सरकारी तौर पे। लखनऊ में जब शायरी हो रही थी तो वो बहुत ही विलासितापूर्ण शायरी थी, क्योंकि लखनऊ में वैसे बदलाव नहीं हो रहे थे उस दौरान में। तो समाज किस दौर से गुजर रहा है, उस दौर का प्रभाव उसके साहित्य पे पड़ता ही पड़ता है। और जैसे प्रोग्रेसिव राइटर्स जब साहिर साहब और फैज़ अहमद फैज़ जब वो लोग आए, तो उन लोगों ने, उनकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आज़ादी के बाद भी उनके आज़ादी के मायने दूसरे थे। तो इसलिए उन्होंने जो साहित्य दर्ज किया वो उस समय की बुनियादी सामाजिक ज़रूरतों के ऊपर था। और उनका वो इट्स अ कमेंट्री। आपका आर्ट जो आपकी कमेंट्री है, आप अपनी बात जो है इस समाज को बता सकते हो कि मुझे ये लगता है। तो आर्ट, एंटरटेनमेंट से ऊपर आर्ट एक बहुत बड़ा टूल है। और बस ये फ़र्क ये है कि अगर कई बार एक सर्टेन जनरेशन के दौरान में उतनी ज़रूरतें महसूस नहीं होती, उतने बुनियादी या उतने अंदरूनी सवाल नहीं होते, तो कई बार ऐसे दौर सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे निकल जाते हैं। लेकिन आर्ट का सरोकार उससे ऊपर का है, ये मुझे लगता है। वरुण, आप क्या बोलना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि वो सिर्फ मनोरंजन है या उससे ऊपर है? सर सबसे अच्छा सवाल मुझे ये लगा, क्योंकि इस सवाल पे ना बहुत बात हो सकती है। मैं फील करता हूँ कि जैसे कलाकार को लोगों का दृष्टिकोण सिर्फ इतना है कि कलाकार एंटरटेन करता है। मुझे लगता है कि समाज के ढांचे को अच्छे से क्राफ्ट अगर कोई कर सकता है तो वो कलाकार ही है। हालांकि उसमें ये भी है कि गवर्नेंस की भी बहुत बड़ी एक रोल है कि वो किस तरीके से आर्टिस्ट को संवाद के लिए मतलब प्रेरित करते हैं कि हाँ तुम बात कह सकते हो अपनी, भले ही वो बात तुम्हारी हमसे अगेंस्ट में जाए या फिर हमारे साथ अलाइन हो। समझ लेना क्या मतलब है। पर एक कलाकार बहुत बड़ी चीज़ है, खास करके राइटर्स लोग मुझे लगते हैं जो लिखते हैं, जो साहित्य को लिखते हैं। जैसे आज अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका पॉप कल्चर में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में खबर लगती है कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं। उसका रीज़न ही है क्योंकि वहाँ पर वो लोग बनाना जानते हैं कि किस तरीके से आइडियोलॉजीज बनती हैं और किस तरीके से ट्रेंड्स बनते हैं। तो वो कलाकार ही तो बना रहा है। तो मुझे लगता है समाज के ढांचे को बदल तो सकता है कलाकार, और बहुत बड़ा रोल है कलाकार का उस चीज़ में। आप देखिए ना, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं अभी बालेन शाह, वो तो खुद ही मेरे ख्याल से रैप वैप करते थे। तो अब आप देखिए एक रॉक स्टार देश का प्रधानमंत्री है, तो कितनी बड़ी बात है। ओके, तो बच्चों आपकी तरफ माइक भिजवा रहा हूं। मेरी टीम, कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा? Varun sir, what one thing your fans don't know about you? मेरे दोस्तों को क्या चीज़ नहीं पता मेरे बारे में? Also फैंस को मतलब मुझे लगता है कि शायद उनको ये नहीं पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। तो यही एक चीज़ है। And one more question. What thing inspired you to pursue music professionally? म्यूज़िक, सिर्फ म्यूज़िक। मतलब इससे बड़ी कोई वजह नहीं है। जब आपको संगीत से प्यार होता है ना तो उसके आगे पीछे का आपको कुछ परवाह होता नहीं है। उसकी ये भी पहलू है कि आप शायद बर्बाद भी हो सकते हैं और आबाद भी हो सकते हैं। तो वो फिर किस्मत के ऊपर है। Thank you sir. आमतौर पे क्योंकि आर्टिस्ट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मतलब इंट्रोवर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो गाता है लिखता है, तो मतलब यस। सो मेरा क्वेश्चन आप में से कोई भी आंसर दे सकता है। माई सेल्फ रीना डिओंडी, आई एम फ्रॉम डोर फाउंडेशन। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का जो अभी फिल्म इंडस्ट्री है, उसका उतना बूम नहीं दिखा, जो कि अब घपरौल वगैरह देख के हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को, जेनजीज ने अपने आप को इंटरेक्ट किया उनसे। तो आपका क्या मतलब इस पे टेक है कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारा सिनेमा भी आगे जाए इतना जो बाकियों का जा रहा है?
मुझे लगता है जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, क्योंकि अब सिनेमा बनाना थोड़ा आसान हो गया है, टेक्नोलॉजी सबके पास है, तो अब मुझे लगता है जो यंग लोग हैं वो इंटरेस्टिंग कहानियाँ ढूंढें, उन्हें बनाएं, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी उत्तराखंड की कहानियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफी है वो इतना सुंदर है, वो उस तरह से अभी एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है। मतलब आप थोड़ा ऊपर चले जाइए पहाड़ों में, कहीं भी आप कैमरा रख दीजिए वो फ्रेम सुंदर ही होता है। तो अब सबके पास कैमरे हैं, सबके पास एक्सपोजर है दुनिया भर का, तो अब उम्मीद है आप ही लोगों से, बनाइए अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियाँ। सर वरुण सर से मेरा रिक्वेस्ट है सर, क्या आप एक भोजपुरी सॉन्ग गाएंगे? आप यकीन माने, अगर मुझे एक भी गाना आता ना भोजपुरी तो मैं आपके लिए वो पूरा गाना गा देता, बट ये कोई और गा दो, कोई ऐसा गाना जो मेरे ख्याल आप अपना गाना गा दो। सब पर रिक्वेस्ट भोजपुरी है, वरना मैं अपना जरूर गाया था जी। अच्छा, ये वैसे मेरा बहुत पसंदीदा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। चलिए। फिर से मिलने की जहाँ पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे तीनों गेस्ट के लिए, स्पीकर्स के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया आप लोगों के लिए ये सेशन यहाँ पे किया। और आई एम श्योर कि आप सब लोगों को बहुत सारी एनर्जी मिली होगी, आपको मजा आया होगा। आया है मजा? एक बार अपनी तालियों में बताना कितना मजा आया।